वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। और इस पाठ का शीर्षक है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले भागों में बताया गया है हमें लेखक के द्वारा कि किस प्रकार हिंदी के क्षेत्र में वह अग्रसर हुए। आगे वह कुछ और भी बातें हमें बता रहे, उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि मगर सन 37 में मेरा हाल यह था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भूला चुकने के बाद मेरी अंतर चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि अब तक मतलब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा था। उसके पहले मैंने कुछ शेरो शायरी उर्दू में लिखे होंगे, अंग्रेजी में लिखे होंगे, और जो भी मैं कुछ लिखता था हिंदी में वह सिर्फ अपने दुखों को, अपने अकेलेपन को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। और ऐसे में ऐसा जैसे कि तैरना में भूल गया हूँ, मतलब लिखना में भूल गया हूँ, और इसीलिए मैं यह सारी चीजें ना भूल जाए, इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे शायद बच्चन जी इलाहाबाद ले आए होंगे। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल। अब लेखक कहते हैं कि खुद तो बच्चन जी इस मैदान में उतर चुके थे और सफल भी हो रहे थे। एक आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरने की देर थी, लेकिन वह भी अब 1 साल में अच्छी हो जाएंगी। और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है, अर्थात तैयार होना है साहित्यिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य, और कोई भाव नहीं था। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टैंजा प्रकार का मुझे बताया था। अब एक नया लिखने की जो कला थी, स्टैंजा थी, उसके बारे में काव्यांश के 14 पंक्तियों, सोनेट नहीं, और तुकों का प्रभावकारी विन्यास, बीच बीच में अनेक पंक्तियां अतुकांत। मुझे बहुत आकर्षक लगा था वह प्रकार। मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी ही नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था, लेकिन मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई थी। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट से अलग रूप न ले सका। बच्चे ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता न रची थी। खैर, अब देखिए, लेखक कहते कि एक नए स्टेंजे के बारे में मुझे बताया, जैसे कि अंतरा और मुखड़ा होता, तो उसी प्रकार से उन्होंने नया अतुकांत शैली में लिखना आरंभ कर दिया था। मैंने लिखी थी, प्रयास तो किए थे, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में किसी को बताया नहीं, और कभी उस कविता को मैंने छपवाया भी नहीं। बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट कर लिया था। अब देखिए, निशा निमंत्रण कविताओं का जो प्रकार था, उसमें जो छपवाई थी उसका एक अलग छंद के रूप में वो लिखी गई थी। लेखक कहते हैं कि मुझे वो आकृष्ट किया था। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश भी की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां फिर 3 स्टांजा, 9 पंक्तियां फिर 3 स्टांजा, इस प्रकार की वो नई प्रकार की कविता थी। प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, लेकिन मुझसे नहीं चला। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी तरह नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी किए हैं, रूपाप काल में किए हुए हैं, मेरे पास आज भी है, लेकिन अप्रकाशित सुरक्षित है, और उसका भी बच्चन को पता नहीं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि निशा निमंत्रण इस कविताओं के में जो रूप प्रकार बच्चन जी ने लिखा था, उनकी देखा देखी बारे अन्य कवि भी उसकी ओर लिखने के लिए प्रयास कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने लिखा भी, लेकिन मेरे लिए वह मुश्किल पड़ रहा था। हाँ, मैंने एक लिखा था निशा निमंत्रण के कवि के प्रति, मतलब निशा निमंत्रण के कवि कौन थे? बच्चन जी। तो उनके प्रति एक भावना मैंने अपनी कविता में व्यक्त की थी, और उस कविता को सुधारना के रूप में, दुरुस्त के रूप में, संशोधन के रूप में पंत जी ने भी वह सुधार कर दी थी, लेकिन मैंने उसे प्रकाशित नहीं किया, और बच्चन को यह पता भी नहीं था, और वह अप्रकाशित भी नहीं हुई, लेकिन वह आज भी कवि के पास सुरक्षित थी। लेखक कहते कि मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इसे बच्चन को शौम था। अब देखिए, लेखक को बच्चन जी चाहते कि वो अपने एमए पूरा करवा ले, लेकिन वो अपने उस एमए की डिग्री की तरफ ध्यान दे रहे थे। इसी बात से वो थोड़ा बच्चन जी दुखी हो गए थे। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक
नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराली जी का ध्यान आकृष्ट किया। अब देखिए लेखक कहते कि धीरे धीरे मैं कविता लिखता गया और वह छपते भी गए, और इसी समय जो मैंने एक कविता लिखी थी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उस कविता ने निराली जी का ध्यान आकृष्ट कर लिया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे थे। रूपा ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस, फिर हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। नीचे ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। तो इस प्रकार देखो एक एक करके कभी कविता के क्षेत्र में, कभी निबंध के क्षेत्र में, या इस प्रकार लेखक कहने लगे कि मैं धीरे धीरे हर हिंदी के संबंधित जो इतना भी साहित्यिक था उसमें कार्य करा था, और यहाँ तक खुद भी मैं जाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन बच्चन जी मुझे इस क्षेत्र में आगे घसीटते रहते, घसीटना अर्थात उनको प्रोत्साहित करते थे। खुद उनको अपने जितने भी जान पहचान वाले थे उनको वह कवि को अर्थात लेखक को उनके लिखे हुए जो भी कुछ कविताएं रहते थे या फिर निबंध रहते थे उनको प्रकाशित करने के लिए कहते थे। जैसे कि हंस कार्यालय में भी उन्होंने कहानी लिखे थे, और इस प्रकार वह साहित्यिक प्रांगण में, साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन में इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने फिर से एक बार हमें बच्चन जी के व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में बताया कि आज अगर उस समय लेखक कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदी के साहित्यिक जगत में मेरा इतना नाम होगा, मैं इतना सफलता हासिल करूंगा, और इस सफलता के पीछे एकमात्र नाम था, वह था बच्चन जी। अगर उस समय, अब बच्चन जी देखो मौन सजग प्रतिभा उनकी, वो क्या करते थे कि हर व्यक्ति के अंदर जो भी प्रतिभा थी उनको ढूंढकर निकालते थे और उनको आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन करते थे, और वह किसी को ये बातें सुना कर नहीं देखे थे। मौन सजग प्रतिभा के रूप में वह लोगों के जीवन में आते थे और उनकी प्रतिभाशाली जीवन को आगे बढ़ाते थे। फिर नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखते थे कि उनमें वो अद्भुत क्षमता थी बच्चन जी के अंदर कि वह अपने जीवन में तो प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन दूसरों के जीवन को भी नैसर्गिक रूप से आकार देने का प्रयास कर रहे थे। बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर रहता आया हूँ। यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी परिभाषा है, और जिनके मैं अक्सर बहुत नजदीक रहता आया हूँ, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। अब देखिए लेखक कहता है कि भले ही मैं उनसे शारीरिक दृष्टि से दूर था, लेकिन आंतरिक दृष्टि से मैं उनसे बहुत ही नजदीक था। और जिन लोगों के साथ मैं आंतरिक दृष्टि से और जिनके मैं अक्सर नजदीक रहा करता था, शारीरिक दृष्टि से नजदीक था लेकिन आंतरिक दृष्टि से वह दूर थे। शायद उनके रिश्तेदारों के बारे में वो कह रहे होंगे। बहुत सी अनुपस्थित चीजें मेरे लिए उपस्थित ही के समान और उपस्थित अनुपस्थिति के समान ही थे, और मैं बहुत नजदीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। अब देखिए लेखक के स्वभाव को अब तक हम जान चुके हैं कि वह किसी के सामने अपने बातों को नहीं रखते थे, ज्यादा घुल मिल कर बातें नहीं करते थे। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बहुत नजदीक आने या बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में वे कभी विश्वास उन्होंने नहीं रखा। बच्चन इसलिए मेरे काफी करीब रहे, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपने रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते युगों का योगदान होने के कारण। अब देखिए लेखक कहते कि अगर मैं देखा जाऊं, शारीरिक दृष्टि से मैं बच्चन जी इनसे दूर था, लेकिन साहित्यिक जिस प्रकार एक कविता एक कवि के नजदीक होती है, उसी प्रकार बच्चन जी मेरे नजदीक थे। मतलब जो प्रयत्न कर रहे थे बच्चन जी को हम कह सकते हैं कवि, और उनकी द्वारा लिखी गई कविता जो थी वह कहेंगे हम लेखक को, क्योंकि बच्चन जी के प्रयास के वजह से ही वह विस्फुटित या प्रस्फुटित हुई कविता के रूप में सामने उभर कर आई थी। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि कवि अपने रचना के माध्यम से अपने कविता के हमेशा करीब रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं, जिससे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। युगों का योगदान होने के कारण भी हम उससे दूर नहीं जा सकते। यह युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने से कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ। बहुत
बहुतों की तरह मेरे भी नजदीक है और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक बात है। अब देखिए यहाँ पर लेखक बच्चन जी और उनका संबंध किस प्रकार से घनिष्ठ था। भली वो बोलकर उसको व्यक्त नहीं करते थे, लेकिन मानसिक दृष्टि से वह उनका घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं कि युगों का अतः मिलने या न मिलने से कोई अर्थ नहीं बेटा। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में बहुतों की तरह मेरे नजदीक है और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार लेखक यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं बच्चन जी की ओर से कि बच्चन जी अगर उस समय उनको प्रोत्साहन नहीं देते, अगर उनको इलाहाबाद नहीं लाते और हिंदी की ओर अग्रसर नहीं करते, तो आज जो साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है वह कभी हासिल नहीं कर पाते। और अब देखिए जैसे कि हमें पता चल चुका था कि लेखक का स्वभाव जो ज्यादा घुल मिल कर बातें करना नहीं था, वो इसलिए कभी भी उन्होंने अपने इस बच्चन जी ने जो उनको आशीर्वाद के रूप में बच्चन जी ने जो आशीर्वाद के रूप में उन्हें संजोया था और जो आशावादी दृष्टिकोण देकर आगे बढ़ाया था, उनके एक अकेलेपन से निकालकर उनको एक साहित्यिक जगत में लाया था। इसके लिए लेखक कहते हैं कि वह सहज और स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। लेखक कहते हैं कि बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है। बात अजब है मगर सच है। अब देखिए लेखक यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चन जी जैसे असाधारण व्यक्तित्व जिसके जीवन में आ जाते हैं, उनका जीवन आगे सफल ही होना निश्चित होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे असाधारण व्यक्तित्व का वर्णन करके मैं उनके मर्यादा को कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय जो है वह दुष्प्राप्य होता है, बहुत ही कठिन होता है। बात यह अजब है लेकिन सच है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बच्चन जी इनके व्यक्तित्व के हर अंग का वर्णन किया है कि एक धनी वाणी के रूप में और एक फौलाद ध्रुव नीचे के रूप में और दूसरे के जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार लेखक के जीवन में हिंदी में लिखने के लिए कौन कौन से प्रेरक रहे प्रोत्साहन के रूप में इसका वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अतुकांत तुकांत रहित, रूप प्रकार शक्ल सूरत, शोभ असंतोष दुख। ये बार बार ऐसा हो रहा था। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। अतुकांत तुकांत रहित, रूप प्रकार शक्ल सूरत, शोभ असंतोष दुख, निरर्थक उद्देश्यहीन बेकार, आकृष्ट आकर्षित किया गया, प्रांगण आंगन, सजग जागी हुई जागृत, क्षमता सामर्थ्य, व्यवधान रुकावट बाधा, आंकना अनुमान लगाना आंकलन करना, दुष्प्राप्य कठिनाई से प्राप्त होने वाला, अजब विचित्र अजीब। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि लेखक हिंदी के क्षेत्र में या साहित्य क्षेत्र में किस प्रकार से आए और उसके पीछे क्या क्या कारण थे, इसको हमने इस पाठ में विस्तार से देखा। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।